इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्यराव जी। टी सूर्यराव जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज में। तो आज हम जो प्रमुख अखबार है उनकी सुर्खियों में क्या है वो देखते हैं। चूंकि कल निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया, जो हमारी भारत के वित्त मंत्री है, उसके बाद अब हम पेपर की ओर रुख लेंगे और देखेंगे कि अखबारों में क्या दिया है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नई दुनिया अखबार से। अमृत काल की उड़ान, प्रमुख योजनाओं के लिए राशि। चूंकि बजट था तो बजट से संबंधित ही पूरा अखबारों में दिया है। बजट में नई दुनिया सरोकार, सुशिक्षित समाज, स्वस्थ समाज, जनसंख्या नियोजन, गरीबी उन्मूलन, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण। अब हम अगला अखबार लेंगे भास्कर का, जिसमें इन्होंने बजट को लेके बजट भास्कर दिया है। अब की बार मध्यम वर्ग की बात, 7 लाख रुपए तक सालाना वेतन वालों पर अब कोई टैक्स नहीं। 90% से ज्यादा वेतनभोगी कर मुक्त। महिला बुजुर्गों में बचत की आदत डालने पर फोकस। विदेश यात्रा और ज्वेलरी महंगी हुई। महिला बुजुर्ग, इंफ्रा हाउसिंग सस्ता महंगा, ऑनलाइन गेमिंग, विदेश यात्रा महंगी, ये सब चीजों को लेकर मुख्य बजट के जो बिंदु है उसको भास्कर ने लिया है। अब हम नवभारत अखबार की तरफ रुख करेंगे और नवभारत अखबार में भी जो बजट का पेज है उसमें है मध्यम वर्ग पर फोकस, टैक्स में बड़ी छूट। और इसके बाद बजट ऐतिहासिक, वंचित के सपने पूरे करने वाला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट है जिसको नवभारत अखबार ने प्रकाशित किया है। मोटे प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी कर दायरे में, ये एक खबर है बजट की जो इसमें है। विवाद से विश्वास योजना का दूसरा चरण लगाएगी सरकार, ये केंद्रीय मंत्री जी का बयान है। सरकारी रिकॉर्ड 15.4 लाख करोड़ कर्ज लगेगा। तो ये हमने अब नवभारत को देखा। अब हम पत्रिका की ओर जाएंगे। तो पत्रिका में लिखा है कि खर्च प्लस राहत प्लस मदद, ग्रोथ को रफ्तार। क्योंकि ये बजट को लेकर इन्होंने पूरा पेपर बनाया है, तो बजट के बारे में इसमें दिया है। देश यूं बदलेगा दशा दिशा, अमृत काल में सीतारमण के सप्तऋषि लक्ष्य। तो जो सप्तऋषि के बारे में भी कल चर्चा की, बजट को साथ उसमें लिया गया है। और 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 10 लाख की आय पर बचेंगे 15,600 रुपए। अब हम हरिभूमि के अखबार को लेते हैं, जिसमें उन्होंने बजट भूमि कहा है, उसका एक एडिशन है। मोदी का लक्ष्य भेद बान, टैक्स पेयर्स में फूकी जान, महिलाओं का रखा मान, गरीबों को सम्मान। तो ये एक हेडिंग है। और चुनाव का स्टार्टअप, चूंकि चुनावी अगला चुनाव का है तो चुनावी स्टार्टअप करके भी एक हेडिंग दी है। सर, अब हम शुरू करेंगे नई दुनिया अखबार से, जिसमें ये बजट के बारे में विश्लेषण दिया गया। चूंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, तो आप इस बजट को किस नजर से देखते हैं सर? देखिए हर्षी जी, आपको बता, यशोद जी बताऊं आपको जी। ये बजट पूरी तरह से अगले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जी, इन्होंने इतना बैलेंसिंग बजट बनाया है कि लोगों के ऊपर भार भी नहीं दिया है और हमारी आर्थिक व्यवस्था को बिगड़ने से रोकने की व्यवस्था, मतलब पूरे व्यवस्था की है जी। आप देखेंगे कि अभी 90% जो लोगों को कहा जा रहा है, जो सर्विस करते हैं, सर्विस क्लास है, जिनकी आय 7 लाख रुपए तक सालाना आती है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जी। इसको हमें समझना पड़ेगा जी। इस तरह समझे हम कि अभी जो होता था, हर व्यक्ति टैक्स के दायरे में आ रहा था और उसे लेकर वो एक बड़ी इनकम टैक्स की बड़ी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता था। अब जो है 90% यदि लोग कम हो जाते हैं जो रोजगार करते हैं, मतलब नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी राहत सरकार ने दी है जी।
इसमें साथ में एक चीज और है, 10% तक आप बात करें, 10 लाख रुपए में जो जाएंगे उनको 15,000 तक छूट है। लेकिन आप ये भी देखिए 3 लाख 2 लाख रुपए तक जो जाएंगे उनको 25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। तो इस तरीके से पैसे की बचत होगी। लेकिन एक चीज जो अपन देख रहे हैं, मोटा जो इन लोगों ने किया है सरकार ने आपके बजट में इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, यदि आप मान लीजिए बीमा, बड़ी राशि का बीमा कराते हैं तो उसे भी कर के दायरे में ला दिए हैं। और ये चीज अभी इसलिए आई ये बात कि कोरोना काल में आप देखें कि लोगों ने बड़ी संख्या में अपना बीमा कराया है, क्योंकि लोग बीमार पड़े, अस्पतालों तक पहुंचे और उनके द्वारा मतलब खर्च से बचने और आर्थिक अपनी विपन्नता या आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना बीमा कराया। तो पूरे भारतवर्ष में हम देखें तो बीमा को लेकर लोग सतर्क हुए हैं, सजग हुए हैं और उस पर सरकार ने थोड़ी सी अपन कह सके चोट लगाई है। चूंकि हम बीमा कराते तो एक इंश्योरेंस इसलिए होता है कि कुछ हो ना, उसके लिए बचाव के लिए। तो क्या सरकार को उस पे जो टैक्स लगाना था वो सही किया कि गलत किया, आप क्या कहते हैं? नहीं, कई देखिए, कर को चोरी करने के लिए, कर को इनकम टैक्स देने के लिए सरकार को ऐसे कई लोग हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में जाकर इंश्योरेंस में ज्यादा से ज्यादा राशि लगा रहे हैं। अच्छा, इंश्योरेंस में आजकल क्या है कि आप देखेंगे कि रिफंड की राशि की व्यवस्था भी है, तो लोग उस पर दूसरे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे। तो सरकार ने उस रास्ते को भी रोकने का प्रयास किया। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, जो बड़े करदाता है और जो मतलब इसमें गरीबों को कोई नुकसान नहीं है, निचले स्तर को कोई नुकसान नहीं है। जो बड़े मतलब कह लीजिए जो बड़ी हायर इनकम जी, उनको थोड़ा सा रोक लगेगी। जी। और एक जो इन्होंने बजट में जो 7 प्राथमिकताएं दी है, मैं उसको पढ़ के बताऊंगा। जो सप्तऋषि जो इन्होंने जिक्र किया था, इसमें शामिल है समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र। तो चूंकि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, तो हरित विकास के बारे में भी एक कहा गया है। तो चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी बयान था कि सरकार ने कोई इसमें उतना लाभ देने वाला काम नहीं किया है, अगर हम फार्म सेक्टर को लेकर किसानी को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो। नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यह कहा है, आदिवासियों और छत्तीसगढ़ में जो किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ बहुत बड़ी राहत या बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है। चूंकि ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी रहेगी, विपक्ष के नेता हैं और वो कांग्रेस के हैं और बीजेपी के बजट है ये। भारतीय जनता पार्टी ने अगले चुनाव को देखते हुए, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और होनी भी चाहिए। साथ में मैं जो कह रहा था, आपने एक सप्तऋषि में एक चीज देखा, अंतिम व्यक्ति अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास। ये पंक्ति जो है दीनदयाल उपाध्याय जी, भाजपा के जो पितृ पुरुष कहे जाते हैं, उनकी सोच थी, जिसे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और सीतारमन जी ने, वित्त मंत्री सीतारमन जी ने करने की कोशिश की है कि अंतिम व्यक्ति तक हमारी मतलब पहुंच हो और उसको राहत मिले। जी। अब हम अगला बजट भूमि की ओर जाएंगे, जो हरी भूमि का एडिशन है कि मोदी का लक्ष्य भेदी बाण, टैक्स पेयर में फूकी जान, महिलाओं का रखा मान, गरीबों का सम्मान। तो मतलब जैसे आपने अभी बताया कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, तो उसमें गरीब भी आ जाते हैं। और तो जैसे टैक्स पेयर में फूकी जान और महिलाओं का रखा मान, तो इससे महिलाओं को क्या फायदा होगा आपके हिसाब से? देखिए, पहली बात यह है कि मोदी का लक्ष्य भेदी बाण, इससे इसका अर्थ समझिएगा, लक्ष्य उनका है 2024। 2024 लोकसभा चुनाव को उनको किसी भी कीमत में जीतना है। उसे देखते हुए मैं शुरू से कह रहा हूं कि बजट उन्होंने उसी हिसाब से बजट को बनाया है। महिलाओं के लिए जितने भी प्रस्ताव लाए गए बजट में, वो महिलाओं के फेवर में है। हाँ, थोड़ी सी ज्वेलरी महंगी हुई है
हाँ। उसको देखा जाए तो ज्वेलरी पर थोड़ा टैक्स बढ़ेगा और महंगी हुई है, लेकिन बाकी चीज़ों जो महिलाओं से संबंधित है उसको उन्होंने कम किया है। तो वो महिलाओं के पक्ष में मामला इसलिए रखें कि उनको चुनाव में उसका लाभ मिले। एक व्यक्ति है जिन्होंने अभी भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी जी, जिनके बारे में चूंकि बजट आया तो बात खत्म हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया था, सभी नेता वहां पहुंचे थे, सारा कुछ हुआ था, तो उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। मगर उन्होंने एक ट्वीट किया कि मित्रकाल बजट कहूंगा मैं इसको। उन्होंने कहा कि मित्रकाल बजट में कोई विजन नहीं है और युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, तो ये केवल मित्रों के लिए बनाई गई योजना है, ये अमृतकाल नहीं मित्रकाल योजना है। जी जी, देखिए राहुल गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं जी, और कांग्रेस को एक ऊंचाई देने का प्रयास वे कर रहे हैं जी, और ये बात सही है। उनका आरोप जो वो लगा रहे हैं जी, वो भी नेता प्रतिपक्ष हैं। जी, नेता प्रतिपक्ष इन द सेंस, मेरा कहना प्रतिपक्ष के नेता हैं जी, और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो वो उनका जो आरोप है, उनके कहना है कि मित्र बजट मतलब आप देखिए उद्योगपति जो बार बार बात आ रही है बारंबार की, मोदी जी के उद्योगपतियों के करीबी हैं जी, तो उनके लिए उन्होंने कहा है और उनकी प्रतिज्ञा भी मेरे दृष्टिकोण से, चूंकि नेता विपक्ष के हैं तो अपनी बात को उस ढंग से उन्होंने रखा है। जी जी जी। और इस पर जो अपने भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमन सिंह जी, उन्होंने कहा है कि इतिहास का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बजट रहा है अब तक का। जी जी जी, जी। नहीं, डॉक्टर रमन सिंह जी वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, 15 साल के मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा है कि अमृतकाल का बजट है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही उनका बयान रहेगा। और उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने भी 2023 और 24 को देखते हुए कहा है। हाँ, 23 में हमारे विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में और 24 में लोकसभा चुनाव देश भर में। तो उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ के तरीके को देखते हुए और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा ये स्वर्णिम बजट है और लोगों को राहत पहुंचाने वाला बजट है। उनकी प्रतिक्रिया उनकी ठीक है, उनकी जगह। अब सर हम एक ब्रेक लेंगे, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157।
ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज में। चाय पर चर्चा जारी रहेगी। सर, एक ये आप नई दुनिया अखबार में अगर ये आप फोटो देख पा रहे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसमान की तरफ इशारा करके हवाई जहाज के ऊपर बैठे हैं और जिसमें 2047 लिखा है। और तो अभी 50 नए एयरपोर्ट का भी है कि 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी के लिए सबसे सुरक्षित कोई साधन माना जा रहा है तो उसे हवाई जहाज को माना जा रहा है जी। और समय से हवाई जहाज, हमारे यहाँ जो पहले हवाई जहाज इक्का दुक्का लोग ही जाया करते थे और काफी कम संख्या। आज देखिए आप, एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। जी। मतलब कहीं ना कहीं आदमी संपन्न हो रहा है और उसको वह वहन कर पा रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में 50 नए एयरपोर्ट बनते हैं जी। तो यह लोगों के लिए बड़ी सुविधाजनक स्थिति होगी। और हमारे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो व्यवस्था हो पाएगी, नई व्यवस्था, वो सीधे सीधे आम आदमी को मिलेगी। वह एक अच्छा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं मोदी जी। जी, चूंकि आपने जैसी बात कही कि पहले एयरपोर्ट्स अगर हम देखें तो पहले कम ट्रैवल करते थे और आज पैसेंजर्स की संख्या ज्यादा हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसमें चूंकि एयरपोर्ट्स बड़े हैं और उससे नौकरियां बढ़ेंगी। जी देखिए, एक एयरपोर्ट अगर आता है तो आप ये मत समझिए कि उसमें प्लेन आएगा, प्लेन उड़ के चले जाएगा। उस एयरपोर्ट की सारी व्यवस्थाएं बनती, सड़क बनेगी, सड़क किनारे दुकानें बनेंगी, आपका एक व्यवसाय चालू होगा और लोग रोजगार मिलेगा। एयरपोर्ट पर भी रोजगार लोगों को मिलेगा। एक ये स्टार्टअप इंडिया जैसी व्यवस्था ही रहेगी कि एयरपोर्ट के माध्यम से लोगों को रोजगार ही मिलेगा। एक बड़ा सेटअप होता है एयरपोर्ट में। आप देखे होंगे जहां पर भी एयरपोर्ट बने हुए हैं वहां पे एक लोगों को रोजगार का एक नया जरिया बिल्कुल मिलेगा और उसके आसपास के क्षेत्र में विकल्प रहेगा, लोगों के पास विकल्प रहेगा और आसपास के जगहों में भी विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। आगे मतलब सड़कें बनेंगी, एयरपोर्ट तक जाने के लिए तो एक व्यवस्था, नई सड़क मिलेगी लोगों को। और एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी जब मतलब लोगों को मिलती है तो लोग उसका फायदा अच्छा उपयोग कर पाएंगे। जी। आपने चूंकि कनेक्टिविटी की बात कही तो मैं कनेक्टिविटी का एक और साधन है रेलवे, जिसका बजट 2,40,000 करोड़ रुपए का कल पेश किया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यशो जी, आप देखें कि हमारे यहाँ भारत में जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे उनका स्वरूप लगातार बदल रहा है। 2,40,000 करोड़ का बजट हमारे यहाँ रेलवे के लिए रखा गया है। इससे मैं समझता हूँ कि छोटा से छोटा स्टेशन भी विकसित होगा तो वहां पर भी यही बात होगी कि विकसित जैसे स्टेशन विकसित होगा वहां भी रोजगार का सृजन होगा। लगातार रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों को कनेक्टिविटी भी मिलेगी रेलवे से। नई रेल पटरियां बिछाई जाने जिससे भिलाई स्टील प्लांट को काफी लाभ होगा और जो आयरन मैन्युफैक्चरिंग आयरन मैन्युफैक्चरर्स को भी लाभ होगा। और भिलाई स्टील प्लांट ही देश की सबसे लंबी रेल पटरियां बनाने का मादा रखता है और भिलाई स्टील प्लांट के माध्यम से हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे शहर को काफी लाभ होगा। बजट में उसके लिए भी रेलवे की बजट से ही भिलाई स्टील प्लांट का बजट भी निकलेगा और भारतीय इस्पात प्राधिकरण का बजट निकलेगा जो कि कहीं ना कहीं भिलाई में आएगा। जी। एक और चीज, बहुत बड़ी चीज एक बजट में है कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के ऊपर 30% टीडीएस लगेगा। तो जो अभी आप जितने भी प्रकार के ऑनलाइन गेम देखते हैं जिसमें आप क्रिकेट को बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप बैटिंग कर सकते हैं, कौन सी टीम जीतेगी उसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं, या एक जो गेम है बहुत प्रचलित है अभी महादेव ऐप, तो सरकार ने जो 30% का टैक्स लगाया है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या होगा? और चूंकि टैक्स लगा दिया है तो इसका क्या ये मतलब निकाला जाएगा कि वो लीगल हो गया है?
नहीं, लीगल नहीं हुआ है, एक तरह से इसको रोकने का प्रयास है जी। टैक्स अभी तक क्या था, इनके ऊपर कोई टैक्स की स्थिति नहीं थी। जी। और इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। ऑनलाइन गेमिंग, आप देखिए भारत में लगातार ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रहा है जी। और बच्चे से लेके बूढ़े तक इस पर मतलब इसको यूज कर रहे हैं, मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग और ये जो ऐप, दूसरे ऐप इस पर लगने से थोड़ी कमी आएगी, जो गलत दिशा में लोग जा रहे हैं। एक जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते तो एक फॉर्मेलिटी रहती है, आपको केवाईसी करना पड़ता है और सारी चीजें रहती है, आधार कार्ड, पैन डिटेल्स देने पड़ते हैं। तो जब आप गेमिंग से जुड़ेंगे तब भी आपको यही सब करना पड़ेगा। इसके द्वारा सरकार आप पे डायरेक्ट निगरानी रख सकती है कि आप कौन इसमें जुड़ रहा है और कौन क्या कर रहा है, और इससे आप एक बहुत जल्दी सरकार के पास एक कुल मिला के रिकॉर्ड रहेगा जी। क्योंकि आप जैसे ही उसमें जुड़ेंगे तो आपको इनकम टैक्स के दायरे में आना पड़ेगा, और इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे तो आपकी हर एक्टिविटी उसमें जुड़ जाएगी। तो इसका भी भय, मतलब देखा जाए तो अदृश्य भय लोगों में रहेगा। अब एक और ये प्रकाशित किया है भास्कर में कि बिना गारंटी 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलेगा। तो ये कंपनी, जो बड़ी कंपनी उद्योग, उनके लिए है कि बिना गारंटी 2 लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक में आप जाते हैं लोन लेने के लिए, उसमें इतनी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं जिसे लेकर कई बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से अगर लोगों को कर्ज मिलेगा तो वे कर्ज लेकर अपना काम कर पाएंगे और नए उद्योग लगेंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिला के मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि सरकार ने जहाँ पर शासकीय या उस पर कमी की है, रोजगार पर अगर ऐसा कहा जाता है, तो दूसरी ओर ऐसे रास्ते बहुत सारे खोल दिए हैं, चाहे आप रेलवे का ले लो, चाहे आप एयरपोर्ट ले लें, और चाहे आप ये कर्ज जो मिलेगा आपको बिना गारंटी का, तो इससे क्या है, नए नए रोजगार सृजित होंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही आपको कम परेशानियों के साथ अधिक से अधिक राशि मिल पाएगी तो आप अच्छा से अच्छा उद्योग का संचालन कर पाएंगे। बिल्कुल जी। एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 भी आई है, उसके बारे में लोग पहले तरह तरह की बात करते थे कि इससे कुछ होता नहीं है। तो ये नई योजना के साथ आया है और इसके तहत इसमें आपको 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, जो ड्रोन एक बहुत बड़ी उपाधि है आज की जरूरत मानी तो आज की जो स्किल्स है, जो कौशल है, उसको ध्यान रखते हुए वो लाया। तो उसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं हर युवा को रोजगार मिले जी। तो सरकार तो उपलब्ध नहीं करा सकती, कोई भी सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की हो या दूसरी भी हो। हम पिछली सरकारों को भी देखे हैं, 100% लोगों को रोजगार डायरेक्ट सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती। एक जरिया है कौशल योजना के माध्यम से। आपने जितनी चीजों को आज देखिए, हर जगह ड्रोन की उपयोगिता बढ़ती जा रही है हमारे देश में, विदेश में। तो ऐसी स्थिति में अगर ड्रोन उत्पादन में अगर कोई कार्य करता है, उस क्षेत्र में कार्य करता है, तो केवल ड्रोन का एक स्ट्रक्चर बनाना नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। कैमरा बनाना है, उसमें उसके अंदर की जो मशीनें वो बनानी है, छोटी छोटी चीजें बनानी है। तो ये स्किल है। ये स्किल जब बढ़ेगा हमारे देश का, तो अपने आप रोजगार फिर आएगा। तो इससे रोजगार को एक अवसर मिलेगा, बेरोजगारों के लिए मतलब मार्ग खुलेगा जी। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? देखिए, मैं 10 में से 10 मार्क्स इसलिए दूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बजट को प्रस्तुत किया है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और बजट को इतना संतुलित किया है कि हमको 5 ट्रिलियन की ओर जाना है। 5 ट्रिलियन को जाने के लिए इस तरीके की बजट की आवश्यकता थी देश को। आज देखिए हमारे पड़ोसी देशों की क्या हाल है, उनका बजट पर नियंत्रण नहीं रहा, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो और बांग्लादेश हो। लेकिन हमारे देश में पिछले सरकारों में
और अभी की वर्तमान सरकारों ने बजट को लेकर काफी मंथन करके, चिंतन करके और आर्थिक विशेषज्ञों से चर्चा करके बजट को तैयार किया। काफी संतुलित और अच्छा बजट है। जी जी। तो सूर्य राव जी, हमको समय सीमा का ध्यान रखते हुए चाय पर चर्चा को यहीं रोकना होगा। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्य राव जी, और चाय पर चर्चा हम कल पुनः लेंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।